जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 22 अगस्त 2016 को बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने जो तकारीर की, उसके नतीजे में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ, उन पर दहशत गर्दी, मीडिया हाउसेस पर हमले, इश्तियाल अंगेज़ तकारीर में मामनत और दीगर केसेस यहाँ दायर किए गए थे। कराची की मुख्तलिफ जो थाने थे वहाँ पर दर्ज थे और उनके केसेस मुख्तलिफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में ज़ेर समात हैं। और बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो हेट स्पीच का केस था वो लंदन में 2 बनाए गए थे और जिसमें फ़ैसला आ चुका है। लेकिन मैं आज आपको जो एमक्यूएम की क़यादत, जिसमें वसीम अख्तर से लेकर ख्वाजा इजहारुल हसन हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें एक दिलचस्प सूरत हाल हुई है कि इंसदाद दहशत गर्दी की जज नुज़त आरा अलवी साहिबा को डी नोटिफाई कर दिया है। उनके ओहदे से फ़ौरी तौर पर उनको बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरी से। ये आया क्यों मरहला के एक जज को, हाजिर सर्विस जज को फ़ौरी तौर पर डी नोटिफाई किया। अंदर की बात क्या है? एमक्यूएम के जो वकील हैं गुलफराज खटक, उनको जेल भेजने के ऊपर उनको डी नोटिफाई किया गया या मामला कहीं और है? पीपल्स पार्टी के भी कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त एक्शन लिया था, क्या उस वजह से उन्हें डी नोटिफाई किया? तो आज का ये जो व्लॉग है, इसमें वजूहात को और जो वाक़या हुआ था इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर। इनसाइड जो स्टोरीज़ हैं कि एक हाजिर सर्विस जज को डी नोटिफाई यानी कि नौकरी से बर्खास्त करने तक नौबत क्यों पेश आई। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिनेरियो बताने से पहले ये बता दूं कि जो बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ हेट स्पीच के 2 केसेस थे, आपने वहाँ देखा एक ऐसा कोर्ट का एटमॉस्फेयर कि कोई भी शख्स, यानी कि टेररिज्म जैसे इल्ज़ामात हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी शख्स उस कोर्ट रूम में जाकर बैठ सकता है, उसकी प्रोसीडिंग को सुन सकता है, फ्रेंडली माहौल है, एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसकी निस्बत जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, आप वहाँ पर जाएं तो जैसे लगता है कि कोई भी मुल्ज़िम है, कोई भी एक्यूज़ है, या जो भी एटमॉस्फेयर है कोर्ट का, वो ऐसे लगता है कि जैसे वाकई कोई यहाँ पर टेररिज्म हुआ है, वहाँ पर हादसा हुआ है। जज को अख्तियार होता है किसी को बैठने दे, ना बैठने दे, किसी को बाहर निकाल दे, ना निकाले। यानी कि एक अजीब सा एटमॉस्फेयर उन अदालतों के अंदर होता है जो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है कि जो बरतानवी अदालती निज़ाम है उसमें टेररिज्म के केसेस किस तरह चलाए जाते हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म के केसेस किस तरीके से चलाए जाते हैं। बाज़ औक़ात तो सहाफ़ियों तक को जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, हालांकि कोई वजह नहीं होती, बस जज की मर्ज़ी होती है। जज को पसंद नहीं होता कि यहाँ पीछे कौन बैठा है, क्यों बैठा हुआ है, तो मर्ज़ी होती है तो फ़ौरी तौर पे कहा जाता है, एक ऑर्डर आता है कि आप बाहर चले जाइए। जब पूछा जाता है कि सहाफ़ी कि क्यों बाहर चले जाएं, तो कहा जाता है कि बस जज की मर्ज़ी है कि उसने बाहर निकाल दिया आपको। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। देखिए, गुलफराज खटक जो इन केसेस के अंदर बतौर मुल्ज़िम भी हैं और बतौर वकील भी, जो एमक्यूएम की क़यादत है, वसीम अख्तर हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन हैं और दीगर हैं, उनकी वकालत भी कर रहे हैं। पेशी हुई तो नुज़त आरा अलवी साहिबा के सामने उन्होंने आर्गूमेंट दिए और इसी के साथ एक सीनियर लॉयर हैं और बहुत सारे अहम केसेस जो एमक्यूएम की क़यादत के हों या मुख्तलिफ हों, उनके अंदर एक वकील रहे, उनकी जूनियर पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि उनके जो सीनियर हैं वो गिर गए हैं सिंध हाई कोर्ट की सीढ़ियों से और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है और आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दीजिए। लेकिन कहा जाता है कि जज साहिबा जो नुज़त आरा अलवी साहिबा थी, उन्होंने समाअत मुलतवी करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ जो प्रोसिक्यूशन यानी कि रेंजर्स के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि चूँकि गवाह मौजूद नहीं है और गवाह ना आने की सूरत में आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दीजिए। तो जिस पर जो जज साहिबा थी, उन्होंने कहा कि जो DSP मुकदमे के तफ्तीशी अफसर थे, और जज साहिबा ने कहा कि वो गवाह की बजाय आज ही इस तफ्तीशी अफसर का बयान कलमबंद करेंगी, जिस पर तमाम ही लोगों ने कहा कि देखिए प्रोसीजर ये है कि पहले विटनेसेस के गवाह लिए जाते हैं, उनके बयानात होते हैं, उस पर जिरा होती है, तो उसके बाद जो मुकदमे का तफ्तीशी अफसर होता है या मुदई होता है उसका बयान कलमबंद किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ तलकलामी हुई जज साहिबा
और जो वकला थे, और इसी दौरान जज साहिबा ने सिक्योरिटी मंगवा ली और गेट के ऊपर जो थाने का एसएचओ है वहाँ उनको खड़ा कर दिया और इजाफी नफरी मंगवा ली, रेंजर्स तलब कर ली और कहा कि मेरी अदालत से कोई वकील भी बाहर नहीं जाएगा और कोई मुलजिम भी बाहर नहीं जाएगा। जिस पर वकला ने यह कहा कि ठीक है, आप मुलजमान को तो पाबंद कर सकती हैं कि वो आज जब तक आप ना कहें वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बतौर वकील तो कोई भी बाहर जा सकता है और आ भी सकता है। जिस पर तलकलामी बढ़ी और कहा जाता है कि नुज़रत आरा अलवी साहिबा ने उन्होंने कोरेसिव एक्शन लेते हुए गुल फराज खटक एडवोकेट को, जो MQM के वकील भी हैं, इस केस में बतौर मुलजिम भी थे, उनको गिरफ़्तार करवा लिया बदतमीज़ी पर और उन्हें जेल भेज दिया। अब ये मामला तो अलग था। इसके बाद चूँकि उनके पास अपनी अदालत की सिक्योरिटी, अपनी अदालत के मामला तो अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर दीगर कोर्ट्स भी हैं वहाँ की सिक्योरिटी भी उन्होंने संभाल ली, वहाँ पर पुलिस एहलकार भी खुद तैनात कर लिए, फिर 2 रेंजर्स के एहलकार भी अपनी अदालत में तैनात कर लिए और कहा कि ये मुलजमान के सरों पर खड़े रहेंगे और मुलजमान यहाँ से नहीं हिलेंगे। और उन्होंने उस वक्त जो DSP थे, मुकदमे के तफ्तीशी अफसर, उनका बयान कलमबंद करके ही छोड़ा। अब कादिर पटेल की बात कर लीजिए। दहशतगर्दों के इलाज मुआलजे का ये केस है। कहा जाता है कि जी इल्ज़ाम है प्रोसिक्यूशन का कि डॉक्टर आसिम का जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है उसमें जो MQM के हों, पीपल्स पार्टी के हों या पासवान के हों, दीगर के हों, वो तमाम जो टेररिस्ट थे उनका इलाज किया जाता था। कादिर पटेल भी बतौर उसमें नामजद मुलजिम है और डॉक्टर आसिम भी मुलजिम है। कादिर पटेल का मामला ये था कि वो कौमी असम्बली के सेशन की वजह से पेश नहीं हो रहे थे और उनके वकील ने ये कहा भी जज साहिबा को कि मेरे मौक़िल इस वजह से पेश नहीं हो रहे कि एक सेशन चल रहा है, लेकिन उन्होंने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए वजह होने के बावजूद, जिस पर आपको मालूम है कि कादिर पटेल ने कल ही उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल की है। इसी तरीके से डॉक्टर आसिम, वो आमतौर पर क्या करते थे कि डॉक्टर आसिम जो पिछली नशिस्तें जो एक्यूज़ की होती हैं वो उसकी बजाय वो फ्रंट की नशिस्तों पर आकर बैठना उनकी आदत है, तो नुज़रत आरा अलवी साहिबा ने उनको वहाँ से उठाकर पीछे भेज दिया। तो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिस पर MQM और जो दीगर मुलजमान हैं उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया और कहा कि हम आपके पास केस नहीं चलाना चाहते। लेकिन जज साहिबा बज़िद थीं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, मतलब मेरी अदालत से केस निकाल कर दूसरी अदालत में ले जाने का, तो मैं हर सूरत में आज ही इस केस को सुनूंगी। जिसके बाद तलखी बढ़ी, बार एसोसिएशन इन्वॉल्व हुई और उसके नतीजे में मुलजमान ने सिंध हाई कोर्ट में एक अलग से नो कॉन्फिडेंस की जो क्रिमिनल जो पटिशन्स दाखिल की कि केसेस उनको ट्रांसफ़र किए जाएं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करते हुए तमाम के तमाम केसेस को दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया। लेकिन बड़ी ख़बर ये जो है, बड़ी ख़बर इसमें यह है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इल्म में जब ये पूरी सिचुएशन आई तो उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी की जज हैं नुज़रत आरा अलवी साहिबा, उनको डी नोटिफाई करने का डायरेक्शन पास की और उसके बाद रजिस्ट्रार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और डायरेक्शन दी रजिस्ट्रार ATC को, और जो महकमा दाखिला सिंध है उनकी जानिब से एक फ़ौरी तौर के ऊपर नोटिफिकेशन निकल गया और जिसमें नुज़रत आरा अलवी साहिबा को डी नोटिफाई कर दिया गया। ये पहला वाक़या है कि मुलजमान की नौइयत, पॉलिटिकल होने और दीगर मामला भी एक अपनी जगह अहमियत है कि एक जज को इस नौइयत की शिकायत के ऊपर डी नोटिफाई कर दिया गया है। मेरे ख़्याल से जजेस के मसाइल और भी कहीं गुना ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर बनी है कि इस तरह के मामलात हों तो जजेस को डी नोटिफाई भी कर दिया जाता है। बाकी MQM की वजह से किया गया, कादिर पटेल असरअंदाज हुए या डॉक्टर आसिम की अप्रोच थी या उन्होंने हल्ला गुल्ला किया या रोना धोना किया, जो कुछ भी किया वो बहरहाल मामलात अलग हैं कि एक जज का डी नोटिफाई कर देना बहरहाल एक मामूली मामला नहीं है। और सिंध हाई कोर्ट का ये कहना है कि चूँकि उनके पास कंप्लेन थी और मिसकंडक्ट की मुर्तकिब करार पाई हैं जज साहब, इसी बुनियाद पर उनको डी नोटिफाई किया गया है। और आपकी कोई कीमती राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।